discuss about causes of disability. Okay, I already told you about disability and disorders and types of disability. Now come to the next point, causes of disability. So what are the causes of disability? जिनकी वजह से disability होने के chances या disable होने के chances होते हैं. Genetic cause. तो कभी-कभी क्या होता है? It may be genetics. कभी-कभी क्या होता है? जीन्स के थ्रू ही, जेनेटिक्स के थ्रू ही पर्सन क्या होता है या कोई बच्चा है वो डिसेबल्ड हो सकता है. तो ये मेन फैक्टर है जेनेटिक्स. नाउ सेकंड इज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. इफ सपोज इफ अ पर्सन इज फेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंटल प्रॉब्लम्स या सफरिंग फ्रॉम मेंटल प्रॉब्लम्स, उसको मेंटल इलनेस है या कोई मेंटल प्रॉब्लम्स है, तो मे बी हो सकता है कि उसी मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ अपने को नुकसान पहुंचा दे या फिर ऐसे काम करे जिससे वो डिसेबल्ड हो सकता है. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, एक्सीडेंट एंड इंजरी और इंजरी. एक्सीडेंट्स की बहुत बड़ा रीजन है डिसेबिलिटीज के. काफी कभी जो मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं या स्पोर्ट्स में या इंजरीज होते हैं उनकी वजह से भी पर्सन्स क्या होते हैं डिसेबिलिटी में आ जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं. उनका पर्टिकुलर वो लिम्स कट जाता है या डैमेज होता है जिससे उस लिम्स को यूज नहीं कर पाते. मे बी आई साइट चली जाती है, मे बी उनके पर्टिकुलर लेग्स जो है इंजर्ड हो जाते हैं तो वो लेग्स को यूज नहीं कर पाते. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज पोवर्टी. पोवर्टी मींस द गरीब. इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन. जो गरीब लोग होते हैं क्या होता है गरीबी की वजह से भी उन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन वहाँ पर नहीं मिल पाता. जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उन लोगों को तो क्या होता है कि वो एक तो बहुत ही कम जो बहुत ही ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर माहौल ही ऐसा है, प्लस और वो इतने गरीब है या ऐसे मुस्लिम एरिया में है जहाँ पर न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी उनको नॉलेज नहीं होती है या उनको कभी मिल गया खाना कभी नहीं मिला, बहुत ही लो लेवल पर रह रहे होते हैं. तो उसकी वजह से भी डिसेबिलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि डिसेबिलिटीज आपको पता है कि फिजिकल, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल तीन होती है. ये खाली फिजिकल ही नहीं है, आपके अगर कोई पर्सन मेंटली थोड़ा सा अगर हुआ तो वो भी डिसेबिलिटी में आ जाता है. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज. अगर किसी पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है या हेल्थ प्रॉब्लम्स है, अगर वहाँ पर उसके लिए प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज अगर नहीं हो पा रही है या उसको नहीं मिल पाती हैं तो उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी डिसेबल कंडीशंस में आ सकता है या डिसेबल हो सकता है. बाय बर्थ के टाइम पे, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन्स की कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो पेट में या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डिलीवरी होगी तो बच्चे को वहाँ पर या मिस हैपनिंग होने की वजह से, ठीक है, तो उससे भी चांसेस हैं. या एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से भी वहाँ पर अनमेच्योर जिसे बोलते हैं प्रीमेच्योर वर्ड उसके लिए सब्जेक्ट है. प्रीमेच्योर वहाँ पर होने की वजह से भी उनमें वो चीज़ वो डिसेबिलिटी आ सकती है. पर्टिकुलर कोई वो पहले से ही बर्थ के टाइम से उनको चली हुई आ रही है. नेक्स्ट है मालन्यूट्रिशन. मालन्यूट्रिशन मीन्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन और मालन्यूट्रिशन कुपोषण जैसे बोलते हैं. कुपोषण की वजह से भी काफ़ी सारे डिसेबिलिटीज होने के चांसेस रहते हैं, मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल. ठीक है. क्योंकि जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता हमारी बॉडी को तो क्या होता है कि वहाँ पर हमारे माइंड का, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता. उस डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से वो बच्चा या वो जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है और उन प्रॉब्लम्स में वो इतना आ जाता है कि वो डिसेबिलिटी में आ जाता है. नाउ एंड द लास्ट इज वॉर. वॉर भी एक बड़ा रीजन है. वॉर जब बॉर्डर्स पे या कहीं पर जब कभी कुछ ऐसे वेपन्स आते हैं जिनके थ्रू डिसेबिलिटी के होने के चांसेस रहते हैं. ओके. नाउ some of the disorder. There are mainly 5 disorders in your syllabus. The first is ADHD, which means attention deficit hyperactivity disorder. Okay. ADHD is a brain disorder. In this, children do not pay attention properly and their mind bounce from one activity to other activity. ADHD जो है attention deficit hyperactivity disorder, वो क्या है? मेंटल डिसऑर्डर या ब्रेन डिसऑर्डर है. इसमें जो पर्सन है या जो चिल्ड्रन है उनको क्या होता है दे कैन नॉट पे अटेंशन. वो किसी चीज़ पे प्रॉपरली फोकस या अटेंशन नहीं दे पाते हैं. ठीक है. और उसकी वजह मेन रीजन होता है उनका माइंड जो है वो बार बार बाउंस होता रहता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है. तो जिसकी वजह से उनको क्या होता है उस पर्टिकुलर चीज़ में फोकस करने में उनको प्रॉब्लम होती है. तो ये आपके मेन रिलेटेड आपके फोकसिंग से, वो पर्टिकुलर चीज़ में फोकस या अटेंशन नहीं दे पाते, इसलिए इसका नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर. ठीक है. ओके. इट अफेक्ट चिल्ड्रन एंड टीन एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द अडल्टहुड. ये जो प्रॉब्लम है ये टीन, चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस के बाद टीन तक एज कैटेगरी में और कभी कभी एडल्टहुड तक चले जाता है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड होते
चले आता है, एडल्टहुड तक ये चीज़ देखने को मिलती है। और स्पेशली जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनमें ये देखने को कॉमन है, वो किसी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या अपने जो उनके अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, क्लास में फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं पाते, बार बार इधर उधर बातें करते हैं, दूसरे को कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ओके, दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज द थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज इनअटेंशन, सेकंड इज हाइपर एक्टिविटी एंड द थर्ड इज इम्पल्सिविटी। इनअटेंशन मींस वो पर्टिकुलर चीज पर अटेंशन नहीं कर पाते, इट मींस अ पर्सन कैन नॉट पे अटेंशन, वो किसी पर्टिकुलर चीज पर अटेंशन नहीं कर पाते, नॉट फोकसिंग एंड ऑर्गेनाइज, वो किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ शॉर्टकट होता है, कि हर चीज़ जल्दी हो जाए और उनको उसकी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट ना करना पड़े। हाइपर एक्टिविटी बाउंस देयर माइंड वेयर एवर, आपको बता दें कि उनका माइंड क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी से बाउंस, उनका माइंड बार बार इधर से उधर बाउंस होते चला जाता है, इससे इधर उधर से उधर, इस क्लास से ग्राउंड में चले गए, ग्राउंड से ग्राउंड चले गए। ओके, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, और साथ ही साथ उनका जो बिहेवियर है वो भी इनएप्रोप्रिएट होगा, वो क्लास में आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ वो वहाँ पर मिसबिहेव या कुछ ना कुछ ऐसी इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ें जिनसे आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेसिवली फिटजेल मतलब चंचलता, बहुत ज़्यादा वो शरारती चंचल टाइप का होता है उनका, ठीक है। टॉकेटिव बिहेवियर एंड दे आर वेरी टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात नहीं, तो ऐसे लोगों का ये इनकी वजह से वो अटेंशन नहीं कर पाते। लास्ट इज इम्पल्सिविटी, इट मीन्स पर्सन मेक्स हैस्टी, इट मेक्स मीन हैस्टी मीन्स होता है आपका जल्दबाजी, किसी भी चीज़ को करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, मतलब किसी चीज़ पर अटेंशन नहीं करते तो हर चीज़ को जल्दीबाजी में करते हैं, जिससे काम खराब होता है, अटेंशन नहीं दे पाते कि कैसे करना, सुनते नहीं किसी की अटेंशन, विदाउट थिंक अबाउट दैट, बिना किसी सोच समझ के कि उससे क्या नुकसान होता है, जल्दीबाजी बिना सोचे समझे। इनएबिलिटी टू ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मीन्स होता है संतुष्टि, यानी कि वो किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते, वो फिर करते हैं कि इस काम में ये नहीं आ पा रहा हूँ, ये कर लेता हूँ, ये नहीं आ रहा, ये ले लेता हूँ, ये नहीं आता, ये सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, दैट काइंड ऑफ, मतलब उनको किसी भी चीज़ से वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो दूसरी में बाउंस हो जाते हैं, फिर दूसरी एक्टिविटी को करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि सिम्टम्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। पुअर एकेडमिक रिजल्ट्स, उनका जो एकेडमिक रिजल्ट्स होगा वो पुअर होगा। इम्प्रॉपर बिहेवियर उसका और उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। टॉकेटिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगे, टॉकेटिव होंगे। केयरलेस होंगे, हर चीज़ को लेके, अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने बॉडी को लेके, हर चीज़ को लेकर। एंड नॉट पेइंग अटेंशन, और किसी भी चीज़ पे वो अटेंशन नहीं दे पाते। Now come to the second disorder. The second disorder is OCD, Obsessive Compulsive Disorder. अगर OCD वर्ड कहीं पर क्या है, ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव से बनता है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मीन डिस्टर्बिंग थॉट्स, ऐसे थॉट्स जो पर्सन्स के माइंड में बार बार आते हैं, जिन और उन थॉट्स की वजह से वो क्या करता है, उस बिहेवियर को या किसी वर्ड को बार बार रिपीट करता है, अगेन एंड अगेन रिपीट करता है। तो जब वो बार बार रिपीट करता है तो वो नॉर्मल पर्सन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ पर्सन को क्या होता है, दे हैव फेयर अबाउट जर्म्स, उनको थोड़ा सा जर्म्स से, थोड़ा सा बैक्टीरिया जर्म्स से थोड़ा सा फेयर होता है कि वो बीमार ना पड़ जाए, हेल्थ कॉन्शियस का उनको बोल सकते होता है, ऐसे लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन जर्म्स की से हैंड से भी करेंगे तो इमीडिएटली फिर वो हैंड वॉश करने जाते हैं, बार बार नहाना, बार बार रिकाउंट करना, बार बार चीज़ों को भूल जाना। ओके, तो वो आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इन द डिसऑर्डर पर्सन हैव फेयर अबाउट जर्म्स, उनको थोड़ा सा होता है कि उनको जर्म्स से फेयर हो, दैट्स व्हाई दे आर सो रिपीटेड, दैट्स व्हाई दे आर शोइंग रिपीटेड बिहेवियर। तो वो क्या करते हैं, बार बार रिपीटेड बिहेवियर शो करते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार। That's cause they cannot perform certain routine work, जिसकी वजह से बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने के बार बार करने से नॉर्मल एक होता है बहुत नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, तो वो किसी एक्टिविटी को बार बार करते हैं तो उनका जो रूटीन वर्क है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ ऑब्सेशन, डिस्टर्बिंग थॉट्स, क्योंकि बार बार उनके माइंड में थॉट्स आता है। जैसे मान लो अगर कोई रात को सो रहा है, अगर उसको लगा कि उसने लॉक कर दिया, वो लॉक करके आया, सो गया, अब उसके माइंड में जैसे सोया उसके दिमाग में आगे क्या उसने लॉक करा नहीं करा है, ठीक है, तो उसको वो डिस्टर्ब, वो थॉट्स उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो फिर से क्या करेगा, जाएगा और वहाँ पर देखेगा कि उसने जो दरवाजे का लॉक है वो लगाने लगाया, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ काउंटिंग कर रहा है तो उसने काउंट करके थोड़ी देर बाद उसको फिर डिस्टर्बिंग थॉट्स आएंगे। उन डिस्टर्बिंग थॉट्स की वजह से फिर उसको यूज होता है कि वो उसको भूल जाए, या फिर उसको होता है कि यार उसने कहीं पर गलती नहीं होगी, दोबारा रिपीट करता है। जो जिनको जर्म से फिर बार बार नहाते हैं, बार बार हैंड वॉश करते हैं, मैनी टाइम्स करते हैं, इतना बार करते हैं कि वो नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा अलग दिखने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे उनको डिसऑर्डर से बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, इसके जो सिम्टम्स हैं ये हैं रिपीटेड बिहेवियर, काउंटिंग, रिकाउंटिंग, ठीक है, वॉशिंग हैंड्स, बाथिंग मेनी टाइम्स, दीज आर द कॉजेज, सॉरी सिम्टम्स। नाउ टू द कॉजेज। कॉजेज इज रिलेटेड, इट मे बी इन्वायरमेंटल, अगर वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट उनका बहुत डर्टी वाला एरिया है तो वहाँ पर भी होता है कि वो थोड़ा सा उस चीज़ को रिपीटेड करता हो, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम भी यहाँ पर
हो सकती है, या फेयर अबाउट जर्म्स, या होता है कि वो जो जर्म्स है बैक्टीरिया है उनके थ्रू काफ़ी पहले कभी बीमार पड़ा हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो डर गया हो और बार बार उस चीज़ को रिपीट करता हो। तो यह है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कोई पर्सन एक ही बिहेवियर को अगेन एंड अगेन एंड डिस्टर्बिंग थॉट्स की वजह से क्या करता है, रिपीट करता है। नाउ कम टू द थर्ड, SPD. SPD means sensory. S means sensory, P means processing and D means disorder. Sensory processing disorder. तो सेंसर जो हमारी बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ सेंस होते हैं जो हमको रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक हॉट, कोल्ड, ओके, स्मेल, टेस्ट। तो हमारे बॉडी में इतने सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं कि उनका वर्क जो है वो डिफरेंट होता है। तो इस डिसऑर्डर में क्या है, एसपीडी में, सेंसरी प्रोसेसिंग में, वो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो या तो कंप्लीटली वर्क करना बंद कर देते हैं, या वो सेंस ऑर्गन का जो है वो सेंस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देना होता है वो देना बंद कर देते हैं, या फिर वो इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स देते हैं। यानी कि अगर सपोज आपने टेस्ट करा तो हो सकता है या तो आपको टेस्ट ना बता पाए, सेंसरी ऑर्गन्स फेल होने की वजह से, अगर हम डिसऑर्डर है पर्सन को, तो या हो सकता है कि वो काफ़ी टाइम बाद उसको पता चले कि हाँ ये टेस्ट था। तो क्या हो सकता है उसके जो सेंस ऑर्गन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हो, या हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स दे, जिसकी वजह से उसको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है कि क्या है, उसके सेंस ऑर्गन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाते सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में। इट अफेक्ट्स आवर सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, जिसकी वजह से सेंस ऑर्गन हमें रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो होता ही है इसमें कि सिम्टम्स आप इसमें बोल सकते हो कि लाइक दे कैन नॉट आइडेंटिफाई हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडे। जैसे आप नहाते तो आपको पता चल जाता है कितना ठंडा पानी है, कितना गर्म पानी है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है। आप कुछ खाना खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं, तो आप इजीली बताया जाऊँगा। जिसको अगर डिसऑर्डर है सेंसरी डिसऑर्डर, उनके सेंस ऑर्गन्स को टेस्ट, स्मेल के बारे में नहीं बता पाते, या वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, या बहुत देर में पता चलेगा। तो इट्स मेरी अफेक्ट ओवर सेंस ऑर्गन। इसका जो कॉज है वो होता है जेनेटिक्स प्लस एक्सीडेंट। तो ये इसके पीछे कॉजेज हैं। कम टू द नेक्स्ट फोर्थ डिसऑर्डर है ODD। ODD मींस अपोजिशनल डेविएंट डिसऑर्डर। अपोजिशनल डेविएंट डिसऑर्डर मींस होता है this kind of if someone is facing problems in ODD, oppositional defiant disorder, opposition means होता है aggressive, they always ready to fight, हाँ, किसी छोटी बातों में हो गया arguing behavior, they have arguing behavior, okay, और irritation, frustration, they easily irritate, कोई भी उसको easily irritate करता है, frustrated होता है। तो अगर वो इन चीज़ों से प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो इट मीन्स उसको अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अगर वो एग्रेसिव रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा हार्म करने को तैयार होता है, या अपने को हार्म करता है, दूसरों को हार्म करता है, एग्रेसिव है, ठीक है, एंग्री बिहेवियर है और वायलेंट बिहेवियर शो करता है, लड़ाई झगड़े पे ज़्यादा प्रयोग करता है, ठीक है, और टीचर्स की बात नहीं सुनता, अपने से बड़ों की बात नहीं सुनता, उनसे आर्ग्यू करता है, बहस करता है फालतू की, ठीक है, इरिटेशन है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना और गुस्से में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देना। तो दैट काइंड ऑफ सिम्टम्स सीन इन अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। तो मैंने आपको ये इसमें ये याद रखना है कि यार इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स में जो पर्सन होता है अगर उसको ये डिसऑर्डर है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर होगा, इजीली किसी को भी हार्म करने पे वायलेंस और वायलेंस बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वो शो करते हैं, आर्ग्यूइंग बिहेवियर को हमें देखने को मिलता है। कॉज इसमें हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया। सेकेंड, इन्वायरमेंटल, ओके, इन्वायरमेंटल मीन्स ऐसे सराउंडिंग एरियाज में रह रहा है जहाँ पर इन्वायरमेंट ही ऐसा काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, या पॉवर्टी एरियाज में रह रहा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। गरीबी भी एक उसमें रीज़न हो सकती है। ओके, नाउ द लास्ट डिसऑर्डर इज ASD। A मीन्स ऑटिज्म, S मीन्स स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये जो ASD डिसऑर्डर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक ही कम्युनिकेशन रिलेटेड स्किल्स है, सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब होता क्या है इसमें कि दैट काइंड ऑफ पर्सन अगर उसको ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो वो पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है, और वो क्या करता है उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उन कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी वीक होने की वजह से, या उसको लगता है कि वो इजीली सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो लोगों से बात करना बंद करता है, या बहुत ही ज़्यादा
लोनली पसंद करता रहना, लोगों से बात नहीं करता, हो सकता है वो अपनी जो इमोशंस उनको एक्सप्रेस ना कर पाता हो। तो इन वजह से क्या होता है, उनकी सोशल क्वालिटी, जो इंटरेक्शन होता है सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, उसमें वो औरों से वीक होता है। उसके बहुत ही कम लेस फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, ठीक है, किसी से बात ना करना, अकेले रहना, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स डिसऑर्डर भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और लो एक्सप्रेशन की वजह से वो सोसाइटी में इजीली एडजस्ट नहीं हो पाता, लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या होगा, दे हैव कम्युनिकेशन, कैन नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस, ठीक है, लिव अलोन, लेस फ्रेंड सर्कल। सो दीज आर द symptoms of ASD, autism spectrum disorder. And the causes, the main cause of communication skills, उसकी communication skills weak हो, ओके। हो सकता है environmental education के ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर लोग सोसाइटी से काफ़ी अलग रहता हो, ठीक है, तो वो भी उसमें है। बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है उसमें, उसके बिहेवियर में ही वो चीज़ एड ऑन है कि वो उसको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, बातें करना पसंद नहीं है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ ASD disorder, autism spectrum disorder. So now the next topic is disability etiquette. Etiquette means होता है disability, यानी कि जो लोग disabled हैं उनके साथ आपका behavior कैसा होना चाहिए। तो अगर सपोज अगर क्वेश्चन आता है कि what is disability etiquette, तो आप लिखोगे it is a set of guidelines, एक kind of guidelines है जिनको आपको फॉलो करना होता है जब आप किसी डिसेबल्ड पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, या उससे बात करना चाहते हो, या उसको कुछ हेल्प करना चाहते हो, या उससे डील कर रहे हो। तो इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस व्हेनेवर यू अप्रोच एनी डिसेबल्ड पर्सन या डील विद डिसेबल्ड पर्सन, ओके, तो उसे बोलते हैं हम डिसेबिलिटी एटिकेट्स। द फर्स्ट इज कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं ड्यूरिंग, जब आप किसी डिसेबल्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, उसका लाइफ में आपको किसी डिसेबल्ड पर्सन के साथ डील करना पड़ जाए, तो आपने उसके साथ ऐसे डील करना है कि वो भी थोड़ा सा वहाँ पर क्या हो, कंफर्टेबल हो, और आप भी कंफर्टेबल हो। उसको उसकी डिसेबिलिटी को आपको याद नहीं दिलाना है कि सपोज अगर उसको कोई पर्टिकुलर लिम्स है, पैरालाइज है, तो आप उसके पैरालाइज का मजा बनाते हो, वो आपके साथ थोड़ी देर भी बैठना पसंद नहीं करेगा या बात करना भी पसंद नहीं करेगा, बिकॉज उसको लगेगा कि आप उसको क्या कर रहे हो, मेंटली थोड़ा सा हंस कर रहे हो, या उसकी डिसेबिलिटी को लेकर आप उसका मजाक बना रहे हो। तो वहाँ पर आपने कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, और उनको एक बेटर अप्रोच के साथ उनकी जो डिमांड है उनकी हेल्प करने को आपने ऑलवेज रेडी रहना है। तो बोलते हैं डिसेबिलिटी एटिकेट्स। सम डिसेबिलिटी एटिकेट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपने वर्ड्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। और डिफरेंट आजकल वर्ल्ड में जो है, इंडिया का वर्ल्ड टू ऑल ओवर स्पेशल स्कूल्स होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको उनके साथ अप्रोच कैसे करना है, कैसे आप उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर शो कर सकते हो, कैसे आप उनको नॉर्मली आप डील कर सकते हो। तो फर्स्ट आता है उसमें टॉक डायरेक्टली, मीन्स आपको अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन के साथ डील करनी है, अप्रोच करनी है, तो आपको डायरेक्टली उनके साथ वहाँ पर क्या करनी है, डील करनी है। मतलब आपको किसी के थ्रू उसको मैसेज नहीं पहुँचाना है, आपको डायरेक्टली उस पर जाके वहाँ पर क्या करना है, बात करनी है आपको डायरेक्टली। और वो जो आपकी बात है, जो आपकी जो लैंग्वेज है, वो बहुत पोलाइट और सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि उस पर्सन को कहीं पर भी उसकी डिसेबिलिटी को रिलेटेड चीज़ें को फील ना हो। तो डायरेक्टली आपको उसके फेस टू फेस आपको बात करनी चाहिए, और थोड़ा सा डिस्टेंस आपको उससे बना के रखना है, ठीक है। नॉर्मल पर्सन की तरह एकदम से आपने उसके साथ बिल्कुल क्लोज नहीं हो जाना है। जब वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाए, देन आप उससे चीज़ें आगे भी पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पॉइंट, ऑफर टू शेक हैंड्स। जब आप उससे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि he and she will be comfortable with you, so then after आप उससे हैंड शेक के लिए उसको ऑफर कर सकते हो कि हेलो सर, माय नेम इज दिस एंड व्हाट्स योर नेम। तो आप उनका हैंड शेक के लिए ऑफर कर सकते हैं। डायरेक्टली हैंड शेक ऑफर नहीं करना है, पहले आपने उसके साथ बात करी डायरेक्टली, जब आपको लगे कि वो कंफर्टेबल है, वो डिसेबल पर्सन कंफर्टेबल है आपसे बात करने के लिए, देन आपने उनको ऑफर करना है हैंडशेक के लिए। जब आप उनको हैंडशेक करोगे तो उसको भी थोड़ा सा फील बेटर होगा, और वो हैंडशेक भी आपका एक गुड मैनर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने मिसबिहेव कर दिया, हैंड्स खींच दिया, उसको पुट कर दिया लाइक जैसा अपने फ्रेंड्स आ रहे, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। आप उनको रिस्पेक्ट देनी है, ओके। थर्ड पॉइंट है आस्क बिफोर यू हेल्प। जब अगर आपको लग रहा है कि समवन इज फेसिंग प्रॉब्लम्स,
या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, या वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है डिसेबल पर्सन, या फिर हैंडीकैप है, या उसको ब्लाइंडनेस है, या फिर सुनाई नहीं देता, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं तो आपने उनकी हेल्प करने से पहले उसको पूछना है कि मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। तो वहाँ पर जब आप वो पूछेगा कि यस, जब उसका आपको साइन मिल जाए कि हाँ कि वो आपसे अपनी हेल्प चाहता है, देन आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं कि आप गए सीधे हाथ पकड़ा और बिना उससे पूछे आपने उसको रोड क्रॉस करने के लिए खींच लिया, तो मेरे को होता है कि वो डर के मारे वापस भाग जाए, मेबी एक्सीडेंट का है, तो वहाँ पर चोट पहुँचने के डर हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको और भी चोट या हार्म वहाँ पर हो सकता है। तो कोई भी हेल्प करने से पहले आपको उसको पूछना है डायरेक्ट, ठीक है। देन कॉल बाय देयर नेम नॉट बाय देयर डिसेबिलिटी। आपने जब हैंडशेक करेंगे, आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो आपने उनको उनके नेम से बुलाना, ना कि उनकी डिसेबिलिटी से। कुछ होते क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी डिसेबिलिटी का मजाक बनाते हैं, जैसे उनकी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं और बार बार क्या करते हैं उनको कि उनकी डिसेबिलिटी के नाम से बुलाते हैं, तो उनको बहुत ऑकवर्ड फील होता है, बहुत इनएप्रोप्रिएट लगता है डिसेबल्ड पर्सन को, क्योंकि आप डिसेबिलिटी को याद दिलाओगे तो वो थोड़ा सा उनका सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन जाता है, तो वो आपकी किसी की बात सुनने को या आपकी हेल्प को कम्प्लीटली डिनाई कर देंगे। अगर उनको रियलिटी में जेन्युइन चाहिए भी होगी तो वो कम्प्लीटली मना कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, कॉल बाय देयर नेम। अगर आपको उनका नेम पता चल गया है या उसका नेम पता है, तो आपको उसके नेम से उसको बुलाना, ना कि उसकी डिसेबिलिटी से, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है डोंट टच। आपने उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट को टच नहीं करना है विदाउट एनी परमिशन। जब तक वो आपको ना बोले, जैसे आपने हैंड शेक करना है, आप जबरदस्ती हैंड शेक कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर अजीब सा लगेगा, तो वो आपसे हैंड शेक भी नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, उनको अननेसेसरी टच नहीं करना है। सारी चीज़ें जब आपके फेवर में हो, कंफर्टेबल हो, आपसे इंटरेस्टेड हो बात करने में, उसके बाद आपने उसको वहाँ पर आप पर्टिकुलर या उसकी हेल्प करने को तैयार है, तो आप उनको ऑफर कर सकते हैं हैंड्स को, और हैंड्स के साथ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। डायरेक्टली जाके टच नहीं कर देना कि पकड़ लिया नॉर्मल पर्सन की तरह, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अजीब सा उनको लगना स्टार्ट होता है। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, लिसन देन केयरफुली। जो भी व्हेनेवर यू ट्राई टू हेल्प डिसेबल्ड पर्सन, सो लिसन देन केयरफुली कि व्हाट ही सेड, कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ये नहीं कि आधी बात सुनिए और हेल्प करना स्टार्ट कर दें, हो सकता है कि वो आपकी हेल्प करना कर दें या फिर आपसे भाग जाए। तो आपने क्या करना है, उनकी सारी बातें जो भी हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी हैं, उनको आपको फोकस करना है। आपको डिसेबिलिटी याद रखना है। अब पता चला आपने सोचा कि वो उसको सुनाई नहीं देता, अब उसको जो डिसेबिलिटी है वो विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो आप जब हेल्प करोगे तो हो सकता है कि वो डर जाए। तो वहाँ पर उनकी बात को सही से सुनना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड है उनके बेसिस पे ही आपने उनकी हेल्प करनी है वहाँ पर। नाउ 7 पॉइंट इज यूज साइन लैंग्वेज फॉर हियरिंग डिसेबल्ड। अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि उसको सुनाई नहीं देता या बहुत कम सुनाई देता या उसको सुनता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप उसको कुछ भी बोलोगे, आप कुछ भी ट्राई कर रहे हैं बोलने के लिए, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर आपकी बात उसको समझ नहीं आएगी। तो बेटर है कि आप वहाँ पर साइन वर्ड यानी कि अपने बॉडी, अपने हैंड्स, ठीक है, उनके थ्रू आप उनको वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दें या अपनी बात समझाने की कोशिश कर सकते हैं, तभी उसको बात समझ में आएगी। एंड द लास्ट इज टू गिव देम रिस्पेक्ट। इट इज़ नेसेसरी टू गिव रिस्पेक्ट एवरीवन, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे वो डिसेबल्ड ना हो, आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो, रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। बिकॉज व्हेनेवर यू गिव रिस्पेक्ट, उसके अपोजिट में आपको क्या मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी डिसेबल्ड पर्सन के साथ या आपके फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है, आपके साथ उसका फ्रैंक होना चाहते हैं, तो आपको पहले उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए पड़ेगी। लाइक सपोज इफ यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, अगर आप चेयर पर बैठे हुए हैं तो आप उनको अपनी चेयर ऑफर कर सकते हैं बैठने के लिए। जैसे आप ओल्ड एज पीपल्स को बैठने के लिए ऑफर करते हैं, बसेस में वुमेन्स को अलाउ करते हैं, अपनी सीट दे देते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपनी सीट दे देते हैं मेट्रो में, बसेस में। तो ऐसे ही डिट्टो आपको डिसेबल्ड पर्सन को भी लाइक ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो आपसे बड़े हो, ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, उनको ज़्यादा नीड होती है वहाँ पर, जैसे लाइक चेयर उनको ज़्यादा नीड हो, अगर पैरालाइज है, हैंडीकैप है, तो आप उनको अपनी चेयर ऑफर कर सकते हो। उनको ज़्यादा नीड है उस चेयर से, आपसे ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पर चेयर ऑफर कर सकते हो या उनकी अदर्स कोई भी हेल्प वहाँ पर कर सकते हो। तो उनको रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पर आपने वो चीज़ ऑफर करनी है। सो दीज आर द डिसेबिलिटी एटिकेट्स, ओके।